हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 का पार्ट 3 होगा। इसमें पहला अध्ययन करेंगे श्वसन। देखिए बच्चों, श्वसन होता क्या है? तो कोशिकाओं में उपस्थित भोजन को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त करना या मुक्त करना। देखिए होता क्या है कि कोशिकाओं के अंतर्गत जो होती है, जो हमारी सेल होती है, उस सेल के अंतर्गत जो भी हम भोजन करते हैं तो वह भोजन पचने के बाद हमारी सेल तक जो होती है पहुंच जाती है। लेकिन फलस्वरूप क्या होता है कि जो कोशिकाओं में वो क्या होता है, उपस्थित भोजन होता है। जो भी भोजन कोशिकाओं के अंतर्गत जाता है तो जो हम ऑक्सीजन करते हैं वह ऑक्सीजन के फलस्वरूप क्या होती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं के अंतर्गत जाएगी तो उसी के फलस्वरूप क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उस भोजन से मिल करके ऑक्सीकरण कर देता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाना, मिल जाना। ऑक्सीकरण का मतलब ही है कि किसी चीजों में ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाना। तो इसी घटना क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। देखिए श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये है आपका ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज जो होगी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो इसके फलस्वरूप जो होता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जल और प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 38 एटीपी। इसका मतलब क्या है कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन तो 6O2। जब हम ऑक्सीजन का 6 अणु लेकर के ग्लूकोज होती है, जो भोजन किए रहते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का 6 अणु जो होता है जब क्रिया करता है उसके फलस्वरूप जो होता है 6 अणु जो होती है CO2 निकलती है, 6CO2 निकलता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जल निकलता है 6H2O, और 673 किलो कैलोरी जो होती है हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो टोटल मिलाकर के क्या होती है, 38 एटीपी होती है। 38 एटीपी में जो होती है 36 एटीपी हमें ऊर्जा जो होती है कोशिकीय श्वसन में होती है, ऑक्सी श्वसन में होती है। जबकि दो एटीपी जो श्वसन होती है, 2 एटीपी जो हमें ऊर्जा मिलता है वह अनाक्षी श्वसन में मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो होता है हमें 38 एटीपी जो होती है हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है कैसे होता है, और कैसे हमारे शरीर के ऊपर जो होती है ऑक्सीजन क्रिया करती है, और उसके फलस्वरूप जो होता है ऊर्जा कैसे रिलीज होती है और कितनी ऊर्जा मिलती है। जो 38 एटीपी ऊर्जा मिल रहा है उसमें 36 एटीपी ऊर्जा जो होती है वो ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप, और 2 एटीपी जो होती है अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखेंगे बच्चों, श्वसन एवं दहन में अंतर। श्वसन एवं दहन में अंतर। देखिए श्वसन एवं दहन में अंतर। देखिए श्वसन और दहन में अंतर कैसे होता है। श्वसन जो होती है और दहन होती है, तो दहन की बात कर लेंगे तो श्वसन जो होती है ये जीवों में होती है, श्वसन जीवों में होती है। जबकि इसकी बात कर लेंगे दहन की तो ये भौतिक अवस्था में होती है, भौतिक अवस्था में होती है। उसके बाद कर लेंगे यहां पे, तो देखिए यहां पे जो ऊर्जा होती है
वह एक ऊर्जा, हम कह सकते हैं यहां पे कि ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में होती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, जबकि यहां पे ऊर्जा जो होती है ऊष्मा प्लस प्रकाश के रूप में होती है। उस ऊर्जा जो होती है वह ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में होती है। इसमें क्या होती है कि जो ऊर्जा होती है एकत्र होती है, एकत्रित होती है, और यहां पे कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है तेजी से विकसित होती है, तेजी से विकसित होती है। यहां पे देखिए बच्चों की ऊर्जा अनेक पदों में ऊर्जा अनेक पदों में मुक्त होती है, और यहां कह सकते हैं कि ऊर्जा एक ही बार में मुक्त होती है। अब देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि जो जीवों में होती है, श्वसन की क्रिया जो होती है सभी सजीवों में पाई जाती है, जबकि दहन, दहन का मतलब ही होता है जलना। अब दहन की प्रक्रिया जो होगी वो भौतिक अवस्था में होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी अपने प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं, लेकिन श्वसन की प्रोसेस को हम देख नहीं सकते, जबकि दहन को देखा जा सकता है। उसके बाद आती है कि ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो हम श्वसन करेंगे तो ऊर्जा जो निकलेगी 38 एटीपी ऊर्जा जो निकलेगी, वह 38 एटीपी ऊर्जा जो होगी हमारे शरीर के अंतर्गत ऑक्सी श्वसन एंड अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप जो होती है मुक्त होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि ऊष्मा और ऊर्जा, अब मान लीजिए दहन जो है, जैसे आप जाड़े के मौसम में क्या करते हैं, किसी लकड़ी या किसी अन्य चीजों को, कोई पदार्थ जो होती है आप अलाव के लिए जलाते हैं, तो वो तो दहन होता है और भौतिक उसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन देखने के फलस्वरूप क्या होती है कि उसमें ऊष्मा निकलती है, हमें गर्मी महसूस होती है, साथ ही साथ क्या होती है लाइट महसूस, लाइट दिखती है, प्रकाश जो होता है प्रकाश निकलता है। तीसरी बात है आती बच्चों की ऊर्जा एकत्रित होती है। इसमें क्या होती है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें हमारी ऊर्जा जो होती है एकत्र होती रहती है, लेकिन इसके अंतर्गत जो होती है कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती है कि जिससे ऊर्जा क्या हो एकत्र हो, तो उसमें ऊर्जा तेजी से क्या होती है विकसित होती रहती है। जैसे आग जलता है बहुत तेजी से जो होगी ऊर्जा रिलीज होती जाएगी। उसके बाद आता है ऊर्जा अनेक पदों में संपन्न होती है, हमें डायरेक्ट जो होती है ऊर्जा नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें क्या होती है कि ऊर्जा एक ही बार में क्या होती है मुक्त हो जाती है। अब एक ही बार, जैसे क्या होता है कि जाड़े के मौसमों में जो है आप पुआल या अन्य चीज को जलाते हैं तो देखते होंगे कि एक ही बार जैसे पुआल को डालते हैं अलाव में, वह तेजी से ऊर्जा क्या करती है निकाल देती है। लेकिन हमारे शरीर के अंतर्गत जो होती है ऐसी श्वसन की प्रोसेस में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि जिसमें ऊर्जा क्या हो जाए एक ही क्या होती है निकल जाएगी। तो ये था श्वसन एवं दहन में अंतर, जिसको बहुत ही आपको आसानी पूर्वक समझाने की कोशिश किया गया। अब बच्चों अध्ययन करेंगे हम श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, श्वसन की क्रिया विधि में दो हिस्से होंगे, एक होता है बाह्य श्वसन और दूसरा है अंतः श्वसन। अब देखिए बाह्य श्वसन होता क्या है, तो बाह्य श्वसन के अंतर्गत हम देखेंगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाना, देखिए होता क्या है कि जो बाह्य श्वसन होती है, चूंकि हम वायुमंडल से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या करते हैं कि हम पूरी ऑक्सीजन को अपनी सेल तक, बॉडी की जितनी भी सेल है उन सेल तक क्या करते हैं उसको पहुंचा देते हैं, इसी को कहते हैं बाह्य श्वसन। उसके बाद आता है अंतः श्वसन।
तो अंतः श्वसन के अंतर्गत क्या है कि कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिकाओं के अंतर्गत जो होती है या कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि ऊर्जा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बनना। एक तो क्या होगी कि जब कोशिकाओं के अंतर्गत अंतः श्वसन होती है तो कोशिकाओं के अंतर्गत क्या होती है कि जो हमारे ग्लूकोज के अणु उपस्थित हुए रहते हैं वह अणु क्या करते हैं कि ऑक्सीकरण करेगा। जब श्वसन हम कर लेंगे वायुमंडल से अपने अंदर ऑक्सीजन को खींच लेंगे और खींचने के फलस्वरूप जब हमारी वह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है तो उसी के फलस्वरूप क्या होती है, वह पूरा ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज टूटने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है और साथ ही साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको कहते हैं हम क्या, अंतः श्वसन। तो ये जो था हमारा बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन था। आइए बच्चों देखते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो होती है श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन प्रोसेस होती कैसे है, इसके बारे में देखें। तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए जो वायु होती है उस वायु को मनुष्य क्या करता है कि उस वायु को वायुमंडल से खींचता है और खींचने के बाद सबसे पहले कहां चली जाती है, फेफड़े में जाती है। जब फेफड़े के अंदर जाती है तो वह वायु पूरी तरह से क्या होती है, छनती है, भर जाएगी। वहां पे भरने के बाद क्या होगा, छन जाएगा और फेफड़ा जो होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, रक्त से घिरा होता है। तो जब रक्त से घिरा होता है तो आप जानते हैं कि उस रक्त के अंतर्गत क्या होती है कि हीमोग्लोबिन होती है। अब वह हीमोग्लोबिन क्या करेगी कि तुरंत कहेगी कि आओ ऑक्सीजन भैया अब हम तुमको लेके चलते हैं। तो वो ऑक्सीजन को तुरंत कैप्चर करती है और लेकर के सीधे हमारी कोशिकाओं में चली जाती है और ले जाकर के वहां पर कोशिकाओं के अंतर्गत ऑलरेडी क्या करती है, ले जाकर के ऑक्सीजन को बैठा देगी, वहां पे छोड़ देगी। तो जब ऑक्सीजन को छोड़ देगी और वहां पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहेगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वहां से उठाती है और उठाने के बाद पुनः कोशिका के अंतर्गत जो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, चूंकि ऑक्सीजन जो कोशिकाओं के अंतर्गत जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा, तो ग्लूकोज को तोड़ती तो है साथ ही साथ, लेकिन ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो हमारी क्या बनती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वहां से उसको क्या करती है, उठाती है और जहां जिसको छोड़ना होता है उसको छोड़ती है और साथ ही साथ जो होती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है फेफड़े में और फेफड़े में लाने के बाद फिर क्या करती है, वहां पे उसको छोड़ देती है जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है हमारी श्वसन की क्रियाविधि होती है। देखिए यदि क्या करता है कि यदि कोई मान लीजिए मनुष्य जो है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये फेफड़ा है, लंग्स है। अब लंग्स के अंतर्गत क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला पाइप है, ये मुख गुहा है। अब नासा गुहा के माध्यम से हम फेफड़े के अंतर्गत जो है ऑक्सीजन आएगी और जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो देख रहे हैं कि ये फेफड़ा है और इस फेफड़े के अंतर्गत जो है पूरी तरह से क्या है, छोटी छोटी रंध्र बनी हुई है, उसके अंतर्गत पूरी तरह से फेफड़ा क्या होगा, भर जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन भर जाएगी। अब ऑक्सीजन जब भर जाएगी तो ये चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ये है पूरा इसके अंतर्गत जो है नसें हैं, पतली पतली जो है ये चारों तरफ रक्त की नसें लगी हुई है, उसमें रक्तों में क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब ये ऑक्सीजन जो है इस जो हीमोग्लोबिन होगी उस ऑक्सीजन को लेकर के तुरंत जो है क्या कर देगी, जो हमारी सेल की कोशिकाएं होती है उसमें ले जाकर छोड़ देती है और छोड़ने के फलस्वरूप जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये जो भी बना होता है उसको ला करके फिर बाहर रिलीज कर देती है। तो इसी घटना, ये प्रोसेस जो थी हमारी श्वसन की क्रियाविधि थी। अब देखते हैं बच्चों श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास मतलब इसका अर्थ ही है कि सांस को लेना और फिर से क्या करना, छोड़ना। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना तथा शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास होता क्या है, देखिए वायुमंडल
वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में भरना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जब वायुमंडल की शुद्ध वायु को हम फेफड़े में भरते हैं और तथा अशुद्ध वायु को, जो हमारे शरीर के अशुद्ध वायु का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो जब हम उसको बाहर निकाल देते हैं तो यह पूरी प्रोसेस जो होती है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब देखेंगे बच्चों हम लोग श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर क्या है। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए श्वासोच्छ्वास और श्वसन यह जो होती है भौतिक प्रक्रिया होती है और ये जो होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया इसमें देखिए एंजाइम आवश्यक नहीं है। इसमें एंजाइम आवश्यक नहीं है, बट इसमें क्या है, एंजाइम आवश्यक है। एंजाइम जो इसमें आवश्यक है, इसमें क्या होती है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए बच्चों श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन ये प्रक्रिया क्या है कि इसमें भौतिक प्रक्रिया है। ये जो एक फिजिकल प्रोसेस है, बल्कि ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये भौतिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो होती है एंजाइम जो होती है नेसेसरी नहीं है, बट इसमें क्या है कि एंजाइम नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जब श्वसन क्रिया होगी और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। जब तक एंजाइम नहीं टूटेगा, जब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा तब तक हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो इसलिए एंजाइम जो है इसमें बहुत ही नेसेसरी होता है। बाकी जो होती है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास जो प्रक्रिया होगी, सांस को लेना छोड़ना लेना छोड़, इसमें क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। बट ये तो कोशिकीय श्वसन है ना, तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तो ये जो था आपका आज का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 3 था जैव प्रक्रम का। इससे पहले जो है 2 वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको और समझ सकते हैं। और जहां ना समझ में आए आप कमेंट करें, उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।